हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, तो दोनों सब बहुत बढ़िया होगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट, आज हम किस्त वाले सवाल शुरू करेंगे। और पिछली क्लास में हमने दो तीन सवाल बचे थे, तो उनको जस्ट सेम टाइप थे, तो मैंने उनको नहीं करवाया, सोचा कि नहीं करवाते हैं। पूरी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आप जितना आपको सीट दी जाती है, आपको पूरी तरीके से उनको डेली सॉल्व करना है। ठीक है, उनको डेली अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है बार बार, और आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसी कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं, और बहुत स्पीड में बनेगा। ठीक है ना, तो आपको प्रैक्टिस करती रहनी है। सिंपल इंटरेस्ट जितनी हम पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पूरी तरीके से सिक्वेंस से, लाइन से एकदम 18 क्लास हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर रखी है विद प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो आपको जो सीट दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे, चैनल पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। ठीक है, तो आज हम इंस्टॉलमेंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों को एक साथ समझेंगे। मैंने जैसा कि मैंने कहा भी था आपसे कि दोनों को एक साथ समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बहुत ईजी है। 19 और 20 क्लास में, आज 19 क्लास है, 19 नंबर की। कल कल और इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, दो क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे पूरी। दो क्लास में सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट है, किस्त वाले सवाल हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो किस्त वाले सवाल हैं, इंस्टॉलमेंट वाले सवाल हैं, सारे निपटा देंगे। ठीक है, तो चलिए, क्या आप रेडी है सब अब? ठीक है, ठीक है। तो हम आज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से किस्त का, इंस्टॉलमेंट का जो लॉजिक क्या होता है पीछे का, ये लॉजिक आपको कोई नहीं बताता है ना। आपको ट्रिक बता देंगे कि सॉल्व करना है ये सब कुछ, लेकिन पीछे का जो बैकग्राउंड में चलता है वो आपको कोई डिटेल्स बताता। ठीक है, तो हम पूरी बेहतरीन तरीके से समझेंगे इंस्टॉलमेंट वर्क कैसे करती है। ठीक है, सारी चीज़ें सीक्वेंस समझेंगे, आराम से समझेंगे। बस चुपचाप आपको सुनते रहना है। ठीक है, और नोट्स बनाते रहना है। बहुत आसान है, आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा, बहुत ईजी में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस लगभग दो क्लास में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद नया चैप्टर आप बता सकते हैं, जो चैप्टर आपको स्टार्ट करना हो, जो आप चाहते हो ये वाला पढ़ना है, वो चैप्टर बता दीजिए। ठीक है, कमेंट में, तो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है रहा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। और आज के कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो इंस्टॉलमेंट है वो वर्क कैसे करती है, वो चीज़, क्या शब्द होते हैं, क्या वर्ड होते हैं, क्या उसके सब कुछ A to Z समझेंगे। आज के बाद आपको इंस्टॉलमेंट पढ़ने की कोई कहीं से कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आप समझ जाएंगे, बेहतरीन वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल। ठीक है, आपका सबका अपना ही है, स्टडी विद अनलॉक चैनल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। क्या कहानी है आज की, कहानी की शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बस आपको चुपचाप तरीके से सुनते रहना, समझते रहना कि मैं मेरे शब्दों को गौर कीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है ना, देखिएगा, एक एग्जाम्पल समझेंगे। कोई अगर डाउट आता है, वैसे डाउट तो आएगा नहीं, खैर अगर डाउट आता है तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। ठीक, देखिए, मैं बोलता हूँ कि उधार लिया गया। कोई धनराशि आप किसी से उधार लेते हैं, मान लो जब आप लोन लेते हैं किसी से, है ना, अभी आपकी जॉब लगेगी तो आप तुरंत लोन लेंगे ना, लोन ले लेंगे घर बनवाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। ठीक है, सब कोई शौकीन होता है ना, और करना भी चाहिए। तो बैंक जब प्रोवाइड कराती है तो आपको लोन, बहुत सारे लोग लोन लेते हैं। ठीक है, या कोई महंगी चीज़ लेते हैं और उनको किस्तों में भरते रहते हैं। जैसे आपने उधार लिया, मान लो उधार लिया आपने, कितना, एक एक शब्द समझे, उधार उधार आपने लिया, मान लो कि 20,000 रुपये आपने, 20,000 रुपये आपने उधार ले लिया। ठीक है, ठीक है, और ब्याज की दर कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10%, 10% पर एनम। ठीक है, कंप्लीट समझेंगे, आराम से बस सुनते रहिए। ठीक, एक एक शब्दों को। टाइम आपका कितना है? टाइम है आपका 3 साल का। ठीक है, सबको ही देखो, है ना, ये उधार कोई आप मान लो अपने गाड़ी खरीदने गए, है ना, मान लो कोई अपने गाड़ी खरीद ली है ना, बुलेट ले ली, बहुत शौक है लोगों का, बुलेट ले लिया, मान लो वो आती है लगभग
1,80,000 के आसपास, ठीक, माल पहुंच गया 1,80,000 के पास। जैसे उसने सब कुछ लिया, आपने सब कुछ, उसने बोला कि 1,80,000 की है बाइक, तो आपको तो दिल पर इतना जोर से धक्का लगा, ठीक है, तो आप गिरते गिरते वहाँ बचे। सर का बाबूजी थोड़ा सा क्या करिए, कुछ पैसे हमसे भी ले लीजिए, है ना, कुछ ये कंपनी डिसाइड करती है कि डाउन पेमेंट कितना दिया जाता है, कि आप उतने पैसे दे दीजिए, गाड़ी ले जाइए, बाकी का जो पैसा होता है क्या करेंगे, आपको मैं साफ किस्तों में देता रहूँगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके किस्तों में देता रहूँगा। आप किस्त बनवा सकते हैं 3 महीने की, 4 महीने की, 1 साल की, 6 महीने की, ये मंथली वाली को हम क्या बोल देते हैं, EMI बोल देते हैं ना, जो मंथली किस्त होती है उसको EMI बोल देते हैं, ठीक है। या बंधवा लेते हैं मान लो कोई भी, कि हर महीने हर साल की ईयरली रूप से कि मैं इतने इतने रुपए आपको हर साल या हर महीने देता रहूँगा, ठीक है, ये चीज़ लॉजिक होता है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले चक्रवृद्धि वाला समझ रहे हैं, ठीक है ना, पहले हम क्या है, CI नहीं SCI वाला, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला समझ रहे हैं पहले, क्लियर है ना। ठीक है दोस्तों, आपने 20,000 रुपये उधार लिए, ब्याज की दर 10% है, और 3 साल के लिए उधार लेते हैं, तो बताओ ब्याज कितना बन जाएगा, 3 साल का ब्याज कितना बनेगा बताओ। ब्याज की दर 10% हो तो 3 साल की ब्याज कितनी बन जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी बनेगी, 10 10 10 का 3 बार मैंने याद करा रखा, 33.3%, ठीक है। यानी आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा, यानी जो आपने 20,000 रुपये लिए हैं उनमें से देखो 20,000 रुपये में आपको ब्याज कितना देना पड़ा, 33.1% ब्याज देना पड़ा, ठीक है। यानी कि परसेंट से पॉइंट से 3 हीरो उड़ा दूंगा मैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कराऊंगा कितना, 2,660, यानी 6620 रुपये आपको क्या लगा, ब्याज लगेगा, है ना, 6620 रुपये आपको ब्याज लग जाएगा। यानी जो कोई सामान आपने लिया, उधार लिया आपने 20,000 रुपये लिए, है ना, 3 साल के लिए अपने 20,000 रुपये उधार लेते हैं, ब्याज की दर कितनी 10% है, तो आपको 6620 रुपये आपको क्या देनी पड़ेगी, ब्याज देनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखना 20,000 रुपये प्लस जितना आपने उधार लिया था, जितना 20,000 रुपये आपने उधार लिया था, और 6620 रुपये आपको क्या होगा, ये आपको ब्याज लग गया, टोटल आपको देना कितना पड़ेगा, 26, यानी कि 26,620 रुपये। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यानी कि ब्याज, जो जितना रुपये आपने उधार लिया था उस पर ब्याज जोड़ने के बाद जो ये रुपये होता है, ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्यू डेट बोलते हैं, यानी कि बकाया राशि, बकाया कर्ज बोल सकते हैं, ठीक है। लॉजिक समझिएगा फिर से, आपने 20,000 रुपये उधार लिए किसी से 3 साल के लिए, 10% ब्याज की दर है, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा कितना, यानी कि 6620 रुपये आपको ब्याज देनी पड़ेगी। 20,000 रुपये तो आपने उधार लिए थे, 6620 रुपये आपको ब्याज देनी पड़ेगी, यानी कि 26,620 रुपये टोटल आपका ड्यू डेट बना, कर्ज बना। आपने किसी से रुपये लिए, मान लो बोला कि कहीं भी आप जाते हैं, मान लो बैंक से आपने 20,000 रुपये को लोन ले लिया, ठीक है ना, बैंक कह रहे थे कि ब्याज की दर आपकी 10% रहेगी, 3 साल के लिए आपने उससे बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। तो आपको जब 3 साल बाद आप रुपये चुकाने जाएंगे टोटल रुपये, तो आपको बैंक को कितना देना पड़ेगा, यही तो अमाउंट होता है, ये अमाउंट समझ लीजिए, यानी कि 26,620 रुपये आपको लौटाने पड़ेंगे। आपने लिया था कर्ज 20,000 का, लेकिन 3 साल बाद जब आप लौटाने जाएंगे बैंक को, पूरा कर्ज से मुक्त होने जाएंगे, तो आपको 26,620 रुपये आपको बैंक को वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है ना। बैंक, अगर आपको पूरा कर्ज ख़त्म करना बैंक को 3 साल बाद, आपने जितना रुपया लिया था, तो 3 साल बाद आप बैंक को जब देने जाएंगे, यानी कि पूरा कर्ज ख़त्म करने जाएंगे, तो आपको 26,620 रुपये आपको बैंक को देने पड़ेंगे, पूरा कर्ज निपटाने के लिए, यानी कि बैंक से आपको कोई वास्ता फिर ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। कंप्लीट इतनी चीज़ समझ आई, ठीक है। बैंक वाले ने वो क्या बोला कि जब मान लो आपने बैंक से 20,000 रुपये लिए, तो बैंक वाला बोला कि बाबूजी अगर 3 साल बाद अगर हमारा वापस आप रुपये वापस करेंगे,
तो आपको 26,620 रुपये 3 साल बाद देना पड़ेगा। तो ग्राहक जो आप थे, आपको दिल पे इतना जो है धक्का लगा कि आप वहीं पे प्राण पखेरु उड़ गए आपके, ठीक है, एक तरीके से कि बाबूजी इतना 26,620 रुपये मैं कैसे वापस करूँगा, कैसे वापस करूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे परेशान हो जाते हैं। तो वो बैंक वाला बोलता है कि रुक जाइए, आपने बोला कि सर आप मेरी क्या कर दीजिए, किस्त बांध दीजिए, या तो मुझे कह दीजिए कि लोन जब आप देते हैं तो उसको मैं आपको किस्त में थोड़ा 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 करके आपको रुपए देता रहूँगा। तो उसने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देख रहे हैं यहाँ पे आप दो तीन एक एक दो तरीके का फ्रॉड हो जाता है आपको साथ, देखो मान लो, देखो कैसे फ्रॉड होता है। फ्रॉड नंबर 1 क्या फ्रॉड होता है, जैसे कि आपको देना कितने रुपए है, यानी कि 3 साल बाद आपको 26,620 रुपये बैंक को देना है। आपने 3 साल बाद रुपये चुकाने के लिए आपने बोला, तो बैंक वाला ऐसा करता है, 3 से भाग दे देगा, बोलेगा क्या बोलेगा, अच्छा 8 3 24, 8 3 24, 7 3 21 और 3 3 9 अप्रोक्स आपको लगभग कितने 8,873 रुपये आपको देने पड़ेंगे। बोला कि 8,873 रुपये देने पड़ेंगे हर साल, 8,873 रुपये आपको हर साल तीन तीन बार आपको देने पड़ेंगे कर्ज चुकाने के लिए। ये गलत होता है, इस तरीके से आपको कोई किस्त नहीं होती। उसने बोला कि आपको 8,873 रुपये की एक किस्त देनी पड़ेगी हर साल, है ना। आप अगर ईयरली बनवा रहे हैं यानी एक साल में आपको 8,873 रुपये वापस करने पड़ेंगे, ये गलत होता है, ये किस्त नहीं होती है। इससे क्या होगा, हमको थोड़ा रुपए कम देना पड़ेगा। देखिए क्यों कम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जितने आपने अमाउंट बना लिया कि 26,620 रुपये कर्ज चुकाना है तो एक किस्त आपको हो गई, 3 किस्त में देना है तो एक किस्त कितनी 8,873 रुपये की, ये किस्त नहीं होती है। ऐसा फ्रॉड हो जाता है आपके साथ, ठीक है, ये बिल्कुल किस्त नहीं होती है। इससे आपको कम ही देना पड़ेगा ब्याज, यानी कि आपकी किस्त इससे कम ही रहेगी, ठीक है। ये आपके साथ पहले नंबर का फ्रॉड हो जाता है। और एक क्या होता है, जब आप जब आप कोई उधार रुपये उधार लेते हैं किसी से ईयरली रूप से, ठीक है, जब आपने कर्ज लिया किसी से तो अगले साल आपके किस्त जो है देती है वो 1 साल बाद आपको लगती है, ठीक है ना। किस्त 1 साल बाद लगती है, किस्त इंस्टेंट पे नहीं होती है। मान लो आपने अभी इसी साल पैसा लिया, मान लो 1 जनवरी 2024 को आपने पैसा लिया था, तो अब जो पहली किस्त देनी पड़ेगी वो 1 जनवरी 2025 को देनी पड़ेगी, ठीक है ना कि 2024 में, ठीक है ना। यानी कि जो किस्त होती है इंस्टेंट पे नहीं होती है, ठीक है। यानी कि अगर आप ईयरली रूप से बनवा रहे हैं, है ना, ईयरली रूप से किस्त देना चाहते हैं तो आपको 1 साल बाद, यानी कि अगर आपने पैसा 1 जनवरी 2024 को लिया है तो 1 जनवरी 2025 को आपकी पहली किस्त होगी, फिर 1 जनवरी 2026 को दूसरी किस्त, 1 जनवरी 2027 को तीसरी किस्त, इस तरीके से चलेगा, है ना। ये फ्रॉड हो जाता है कि अब कोई कुछ गांव में होते हैं ना कि उसमें कर लेते हैं कि लो आपकी किस्त 8,873 रुपये होती है, ये किस्त मैं पहले रख लेता हूँ, बाकी पैसा तू ले जा, ठीक है। उसके बाद एक एक करके देनी पड़ेगी, यानी कि उसने पहली किस्त अपने पास ही रख ली ताकि जो किस्त पहली वाली होती है वो किस्त 1 साल बाद लगती है। अब ईयरली करते हैं तो 1 साल बाद लगेगी, मंथली करेंगे तो 1 महीने बाद देनी पड़ेगी, दूसरे महीने बाद फिर देनी पड़ेगी, ऐसे। यानी कि कहने का तात्पर्य इतना भाषा है कि जो किस्त होती है वो इंस्टेंट पे नहीं होती है, किस्त होती है इंस्टॉलमेंट तुरंत ही दे नहीं होती है। आपको एक जितने साल का बनवाते हैं उतने साल, या जितने महीने का बनवाते हैं उतने महीने में दिया जाता है, क्योंकि उतने महीने बाद देंगे, तुरंत नहीं देंगे। 2 नंबर का फ्रॉड हो जाता है आपके साथ, ठीक है, समझ आ गया ना, इस तरीके से। तो और लास्ट जो आपको आखिरी किस्त चुकाने, जब जैसे ही आखिरी किस्त चुकाएंगे, मान लो 1 जनवरी को आपने लिया था 24 को, तो पहली किस्त देंगे 1 जनवरी 25 को, दूसरी किस्त देंगे 26 को, और तीसरी किस्त देंगे 2027 को 1 जनवरी को। और लास्ट वाली जैसे ही लास्ट वाली किस्त देंगे तो हमारा जो पूरा कर्ज होगा पूरा ख़त्म हो जाएगा। लास्ट किस्त देते समय या लास्ट इंस्टॉलमेंट देते समय ही आपका पूरी तरीके से पूरा कर्ज ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया पूरा, कंफर्म।
इतनी चीज़ क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये थ्योरी थी, थोड़ी सी आपको ये समझ उसकी होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यानी कि अब आप चलते हैं प्रत्येक किस्त, यानी कि आपको जो अगर पूरा कर्जा आप चुकाने के लिए आपको 26,620 रुपये चुकाने हैं पूरे, तो आपकी प्रत्येक किस्त कितनी होगी, यानी कि एक किस्त कितने रुपए की होगी आपको निकालना पड़ेगा। प्रत्येक किस्त वो निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। यानी कि 3 साल के लिए ले रहे हैं ना, 3 साल के लिए, तो आपको 3 इक्वल किस्त बनेगी, ठीक है। 3 इक्वल आपको इंस्टॉलमेंट बन जाएंगे। क्लियर है इतनी चीज़। तीन 3 इक्वल आपकी इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनेगी, वो आपको निकालना पड़ेगा। कितने रुपए होगी देखना। अगर ब्याज की दर कितनी, 10%, अगर ब्याज की दर कितनी 10% है, ठीक है ना, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10, 10 होगा ना। क्लियर इतनी चीज़, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ मैं, 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ठिकाने लगा लेता हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो आपको। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जगह, ये सारी चीज़ समझ आएगी ना, तो थोड़ा सा जगह एडजस्ट करनी पड़ेगी। ये क्या आपका बकाया कर्ज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं बकाया कर्ज। इसको ले चलता हूँ ऊपर थोड़ी सी। अब स्टोरी समझेंगे पूरी। छब्बीस हज़ार कितना आया था, 26,620 रुपये, ठीक है। अब चीज़ समझेंगे, देखिएगा कैसे वर्क करता है, पूरी चीज़ समझेंगे, ठीक है ना। आप इक्वल आपकी इंस्टॉलमेंट क्या होगी, यानी कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, वो आप डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि इतना इतना 26,620 रुपये देनी है, इस पूरा रुपये इतना चुकाना है, तीन तीन किस्त देनी है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 8,873 रुपये। ये किस्त नहीं होती है, इससे आपको कम ही किस्त होगी, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि ऐसा कर देंगे तो आप कितने रुपये चुकाते रहेंगे, इससे आप कम होगी। देखेंगे कैसे सोल्यूशन होगा इसका। देखिए, मान लो आपने यहाँ से कर्ज लिया था, ठीक है, और यहाँ आपने चुका दिया। क्लियर रहती चीज़। 4 साल बाद 1, 2, हाँ 3, 4, 4 ही करना ना, थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं, हो गया 2, ठीक है ना। ब्याज 10 है ना, ब्याज की क्या रेट 10% है। देखिएगा, अगर आपने 10, देखना यहाँ समझता हूँ, यहाँ से देखना। आपने देखिए, ये पहले साल का ही सिस्टम है, ये दूसरे साल का है। एक ही शब्द शब्द पर गौर करिएगा, ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, ये तीसरे साल का है, ठीक है ना। ये पहले साल कोई रुपये था 10 रुपये, अब कितने बन गए, 11 बन गए, ठीक। दूसरे साल है ना, दूसरे साल स्क्वायर करते हैं ना, दूसरे साल के स्क्वायर, यानी कि 100 रुपये ही 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बन जाएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा, 121 बन गए। तीसरे साल क्यू करेंगे, यानी कि 1,000 रुपये ही आपके कितने बन गए, 11 क्यू कितना होता है, 13,1331, इतने बन गए। यानी कि एक साल में 10 रुपये ही 11 बन जाते हैं,
दूसरे साल में 100 रुपये ही 121 देना पड़ेगा आपको। यानी कि अगर आप एक साल के लिए 10 रुपये, एक साल के 10 रुपये आप लेते हैं कर्ज, तो आपको एक साल बाद 11 रुपये चुकाने पड़ेंगे। अगर 100 रुपये लेते हैं तो आपको 121 रुपये चुकाने पड़ेंगे 2 साल बाद। अगर आप 1000 रुपये रुपये लेते हैं तो 3 साल बाद आपको 1331 रुपये चुकाने पड़ेंगे। क्लियर इतनी चीज़? ठीक है ना, ये चीज़। यानी कि यहाँ एक साल बाद कितने रुपए, 10, अगर आपने 10 रुपये लिए हैं तो एक साल बाद ये 1 साल का है, 2 साल का है, या आपका 3 साल का है। ठीक है ना, क्लियर इतनी चीज़? पूरा एक साल बाद आपको 10 के 11 चुकाने पड़ेंगे। अगर आपने 2 साल के लिए 100 रुपये, अगर 100 रुपये लिए तो आपको 2 साल बाद कितना, इसके सामने 2 साल बाद आपको 121 चुकाने पड़ेंगे। और आपने 1000 रुपये लिया है तो आपका 3 साल बाद आपको 131 रुपये, 1331 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इतनी चीज़ समझ आई ना, क्या किया? ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है कि इंस्टॉलमेंट को क्या करना, इक्वल करना है। इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना है, समझिएगा, इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना है। ये इंस्टॉलमेंट इक्वल है, यानी कि अगर इसको मैं देखना, ये इंस्टॉलमेंट होती है 21 से गुणा करा दूंगा, नहीं सॉरी 11 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसमें 11 से, यहाँ भी 11 से करा दूंगा, यहाँ मैं 121 से करा दूंगा, यहाँ मैं 121 से करा दूंगा। ठीक है ना, देखना ये अगर ये भी कितना बन गया, ये भी बन गया आपको 1331, ये भी आपका कितना बन गया 1331। ठीक है ना, ये कितना बन जाएगा, ऊपर वाला ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये भी एक कितना हो जाएगा 1210। ठीक है, कितना बन जाएगा 1210, समझ रहिएगा 1210 रुपये बन जाएगा। ये कितना बन, नीचे वाला कितना बन जाएगा 1100 रुपये, कितना बन जाएगा 1100 रुपये, क्या बन जाएगा 1100 रुपये। यानी कि आपने मैंने तीनों इंस्टॉलमेंट को क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। देखो तीनों इंस्टॉलमेंट को मैंने क्या कर लिया, तीनों किस्तों को मैंने क्या कर लिया, बराबर कर लिया, इक्वल कर लिया। ठीक है ना, ऐसा भी यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने किससे मल्टीप्लाई कराया, देखो यहाँ मैंने यहाँ कराएंगे ना, तीनों इंस्टॉलमेंट बराबर करना है। यानी कि एक साल बाद ये रुपये दे रहे हैं, तो दूसरे साल बाद इतना रुपये दे रहे हैं, तीसरे साल बाद इतना रुपये देने हैं। हमको देने तो बराबर है ना, हमको देने बराबर, यानी कि समान किस्त होगी। समान किस्त करने के लिए अगर मैं 121 में 11 का मल्टीप्लाई करा दूंगा, 121 में 11 का मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 131 हो जाएगा। ये भी 131, 1331 सॉरी हो जाएगा। इसमें अगर 121 का कराऊंगा मैं, ये भी आपको 1331 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें 1321 कराया था, इसमें भी 121 कराया था, इसमें भी 121 कराऊंगा। ये इसके सामने ये वाला है दूसरे साल वाला, इसमें मैंने 11 कराया था, इसमें भी मैंने 11 करा दूंगा। ठीक है ना, यानी कि आपको टोटल आपको ये कितना रुपये हो गया जी अब देखना, सारी चीज़ समझ आई ना। ये चीज़ होता है लेने वाला, ये टोटल ये आपने कितना कर्ज लिया है, ये क्या आपने इतना कर्ज देना है, आपको इतना कर्ज देना है। ठीक है ना, ये क्या है, इतना कर्ज आपको देना है, समझ आई ना। ठीक है, ये आपको ये पहले वाला क्या होता है, पूरा कर्ज होता है, आपने जितना कर्ज लिया है ये पूरा कर्ज है। और ये क्या है, इंस्टॉलमेंट है, ये क्या है आपका इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, यानी प्रत्येक किस्त है, यानी अगर ये वाली प्रत्येक किस्त है 1331 की 3 किस्त हो जाएंगी, 1331 की 3 किस्त हो जाएंगे ना, ये किस्त होती हैं। ये एक पूरा टोटल आपका क्या होता है, ये होता है आपका जिसका आपका पूरा कर्ज है। क्लियर इतनी चीज़? ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, और ये तीसरे साल का है। ठीक है ना, क्या करेंगे, ठीक है ना, तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हल्का सा, देखिएगा मैंने बोला ना कि ये क्या होता है, ये क्या है, ये आपका पूरा कर्ज है। क्या पूरा आपका कर्ज है, क्या ये पूरा कर्ज है। आपने पूरा कर्ज लिया कितना है, आप सबको ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करूँगा तो पूरा कर्ज कितना आएगा, बोलो 10 आ गया, 10 हो जाएगा, और 3 3310 आ गया, 3310 रुपया कितना आपने कर्ज लिया, आपने कर्ज किया। सबको मैं ऐड करूँगा, ये मेरा क्या है, कर्ज है। ये जितना मैंने कर्ज लिया सबको मैंने ऐड कर लिया, तो कह रहे मेरा कर्ज कितना है 3310 रुपये का मैंने क्या लिया, कर्ज लिया।
3310 का मैंने क्या है, कर्ज लिया है। लेकिन मैंने लिया कर्ज कितने का है, मैंने कर्ज कितने, 20,000 रुपये का। इसमें इसमें आ रहा है कि मेरा कर्ज कितने का है, 3310 रुपये का है, लेकिन मैंने कर्ज लिया कितने का है, बोलो। तो 20,000 रुपये का। ये क्या है, ये चाहे इसमें का लीजिए, चाहे इसमें का लीजिए, चाहे इसमें का लीजिए, ठीक है ना। ये क्या होती है, प्रत्येक किस्त होती है, यानी कि प्रत्येक किस्त आपको 1331 रुपये की है। यानी कि आपको एक प्रत्येक किस्त कैसे निकालेंगे बताओ, प्रत्येक किस्त कैसे निकालेंगे। अगर अगर देखो, आप खुद सोचो कि 3110 की वैल्यू कितनी है, 20,000 है ना। तो प्रत्येक किस्त कैसे निकालेंगे, 20,000 बटे 3321 कर लेंगे। ये आपका आ गया। अब प्रत्येक किस्त कितनी की, प्रत्येक किस्त मेरी कितनी है, 1331 की, 1331 की मेरी प्रत्येक किस्त है। ये आपकी प्रत्येक किस्त की वैल्यू आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, काटा पीटी करेंगे, मैं करके दिखाता हूँ आपको कैलकुलेटर से। यानी 1331 गुणे 2000 डिवाइड बाई 300, नहीं 331, यानी कि अप्रॉक्स मेरी आ रही कितनी, 8,042 रुपये। 8,042 अप्रॉक्स आ रही है। अप्रॉक्स कितनी आ रही है, 8,042 रुपये। यानी आपको प्रत्येक किस्त कितनी होगी, 8,042 रुपये की होगी। ठीक है ना। ये पूरा कैलकुलेशन है, कि 8,042 रुपये की प्रत्येक किस्त होगी, है ना। ना कि ये ना होगी कि मैंने जैसे देखो मैं अगर आप 26,220 में अगर 3 मल्टीप्लाई कराते कितना आ रहा था, 8,873 इतना आ रहा था। ये किस्त नहीं होती, मैंने पहले बता रखा है। देखो आपको पहले देखो कितना रुपये, भैया 8,000 रुपये बच गए कि नहीं बच गए। यहाँ अगर किस्त अगर कोई कैलकुलेट करता है तो कितना आती, 8,873 रुपये। लेकिन यहाँ आपको प्रत्येक किस्त है कितने की, 80 नहीं 8,042 रुपये की। यानी कि प्रत्येक किस्त आपको 8,042 रुपये की होगी, ना कि 8,873 रुपये की। ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। प्रत्येक किस्त होगी 8,842 रुपये की होगी। ठीक है ना, टोटल। ठीक है, एक किस्त की प्रत्येक किस्त होगी, यानी कि 8,442 रुपये की, सॉरी 8,042 रुपये की आपको प्रत्येक किस्त देनी पड़ेगी। यानी एक किस्त आपकी कितनी है, 8,042 रुपये की है, तो आपको देनी कितनी है, 3 किस्त देनी है ना। 3 किस्त आपने करवाई ना, कितना है, 6, 12 और 8 का 24, यानी टोटल आपको कितना देना पड़ेगा, 24,126 रुपये। 24,126 रुपये आपको देना पड़ेगा पूरा कर्ज चुकाने के लिए। पूरा कर्ज चुकाने के लिए आपको 3 साल बाद, मतलब पहले साल आप देंगे 8,042 रुपये, फिर देंगे 842 रुपये, 842, 3 किस्तों में आपको पूरा कितना रुपये पे करना पड़ेगा, 24,126 रुपये। 24,126 रुपये आप देते ही आपका पूरी तरीके से बैंक से पूरा कर्जा माफ़ हो जाएगा। ठीक। अब शुरू में आपको याद है, आपने कर्ज लिया था 20,000 कर्ज लिया था। अगर आपको तुरंत पैसे देते, कितने देने पड़ रहे थे, 26,620 रुपये। यानी आपने बैंक को, अगर आपने 20,000 लिया था, अगर आप 3 साल बाद चुकाते तो आपको कितना, 26,620 रुपये देने पड़ते। लेकिन आपने किस्त में चुका दिया तो आपको कितना देना पड़ेगा, 20,000 कितना देना पड़ा, 24,126 रुपये। देखो कम हुआ नहीं हुआ। अगर आप बैंक से पैसे लिए थे 20,000 रुपये, 3 साल बाद चुकाते तो 26,620 रुपये देने पड़ते आपको, है ना, चुकाने पड़ते। लेकिन आपने किस्त में पैसा दे दिया तो आपको कितना देना पड़ा, 20,000 रुपये लिए थे, 20,000 का में 24,126 रुपये ही चुकाने पड़े। बताओ इंस्टॉलमेंट में ये आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, है ना। यानी अगर आप 20,000 रुपये लेते हैं तो अगर 3 साल बाद चुकाते तो आपको ब्याज कितनी देनी पड़ती, ब्याज कितनी, 6,620 रुपये ब्याज देनी पड़ती। लेकिन आप जैसे किस्त में आपने पैसा डिपॉजिट किया, किस्त में पैसा दिया तो आपको कितनी ब्याज देनी पड़ी, 4,126 रुपये की। केवल आपको 4,126 रुपये ही ब्याज देना पड़ा। अगर आप 3 साल बाद देते तो आपको 6,620 रुपये देने पड़ते, है ना। और अगर आपने किस्त में पैसा दिया तो आपको 4,126 रुपये ही ब्याज देनी पड़ी। ठीक है ना।
ये होता है, ये इंस्टॉलमेंट पूरी तरीके से ये होता है मतलब, ठीक है ना। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों, इतना कम क्यों देना पड़ेगा? देखो आपने अगर ये लॉजिक इसके पीछे का ये होता है कि मान लो देखो देखो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं। लॉजिक क्या होता है देखिएगा, लॉजिक क्या होता है देखिएगा, मान लो कोई बैंक थी है, ठीक है, आपने रुपए लिया, 20,000 रुपये दिया, ठीक है ना, लिया आपने। अब अगर आपने 3 साल बाद पैसा चुकाते तो आपको 26,620 रुपये देने पड़ते। लॉजिक समझिएगा पूरा। लेकिन आपने क्या करिए, किस्त में रुपए दे दिए बैंक को, किस्त में रुपए दे दिए, किस्त में रुपए दे दिया, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, आपको देने पड़े कितने, मात्र 24,126 रुपये देने पड़े। ठीक है, ये क्या होता है, किस्त क्या होता है, देखिए आपने बैंक से रुपये लिया, अगर आप 1 साल बाद कितने रुपए लेके पहुंच गए, 8,042 रुपये लेके पहुंच गए बैंक को, 8,042 रुपये आपने बैंक को दे दिया, है ना। 8,000 आपने 8,042 रुपये बैंक को दे दिया। तो ये बताओ 8,000 हम 1 साल बाद चुका दिया अपना, तो ये पैसा को बैंक क्या करेगी, किसी और को दे देगी। तो वहाँ से आपको क्या कर लेगी, वहाँ से ब्याज ब्याज निकाल लेगी अपने बैंक, ठीक है ना। फिर अगले साल आपने गए तो 1 साल बाद फिर आप गए, फिर आपने 8,042 रुपये दे दिए, ठीक है ना। तो बैंक ये पैसा किसी और को दे देगी, ठीक है ना, बैंक किसी और को पैसा दे देगी, तो वहाँ से अपने ब्याज निकाल लेगी। ये होता कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। क्योंकि ये डिपेंड करता है, ये करता है कि पैसा किसके पास है, किसके पास। अगर आपके पास मान लो पैसा होता, पूरा 3 साल के लिए आपने पूरा पैसा ले लिया होता, तो आपने वो पैसा 3 साल के लिए आप यूज करते हैं ना, 3 साल आप यूज करते वो बैंक, तो आप उसमें आप लाभ कमाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने वो पैसा 8,800 8,000 करके बैंक को देते रहे, हर साल हर साल हर साल बाद, तो वो पैसा आपके जेब से जाता रहा, बैंक को देते रहे, तो बैंक वो पैसा किसी और से को देकर ब्याज उसने कमा लिया। इस तो बेसिकली इसमें प्रॉफिट, ना तो नुकसान बैंक का होता है, ना तो आपको ग्राहक को तो फायदा ही हो जाता है, ठीक है ना। पैसा उसने जो अगर आपके पास रहता है तो वो पैसा आप कमाते, बैंक को उसमें कोई लाभ नहीं होता, तो आप बैंक से प्रॉपर जितना डिस्काउंट, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट या बैंक ले रही थी उतना ही रुपये आपसे लेती। लेकिन बैंक को आपने 8,000 रुपये बैंक को देते रहें, तो बैंक वो रुपए किसी और से देकर परसेंट अपना ब्याज कमाती रही है, तो आपसे वो नहीं लेगी। आपने कहा ना कि मैं अगर आप 2 साल पहले 3 साल के लिए मैंने ब्याज लिया आपसे, लोन लिया है, तो मैंने 2 साल 1 साल पहले 2 साल पहले ही आपको 8,000 रुपये दे दिए, फिर 1 साल पहले ही आपको पैसे दे दिए, है ना। तो उसका तो हमें कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। तो बैंक क्या करती है, उससे किसी और से फ़ायदा निकाल लेती है, आपको छूट दे देती है एक तरीके से। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है, चीज़ समझ पाए कि नहीं, ठीक है ना। अगर वो पैसा 3 साल के लिए आपके पास रहता तो आप उसका यूज करते, लेकिन आपने बैंक को दे दिया, तो उस पैसे से बैंक किसी और से लाभ कमा लेगी, ठीक है ना। इसलिए ना तो किसी का नुकसान होता है, ना किसी का लाभ होता है, ठीक है। अगर आपको 3 साल लिए रहते तो बैंक आपसे निकालती, आपने 1 साल बाद ही तुरंत आपने 8,000 रुपये लौटा दिए, तो वो आपको बैंक के पास आ गया, तो उस पैसे का बैंक यूज कर लेगी, है ना। इस वजह से वो आपके पॉकेट से कम हो गया ना, 8,000 रुपये कम हो गए ना। तो अगर जो आप लाभ कमा रहे थे उसमें 8,000 रुपये आपने कम कर दिए, बैंक को दे दिए, तो आपका लाभ वहाँ से कम हो गया। अब यहाँ बैंक ने भी किसी और से लाभ निकाल लिया, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है, तो पूरी चीज़ कंफर्म हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं ना। बेसिकली डिपेंड ये करता है ना कि पैसा किसके पास है। आपके पास होगा तो आप यूज करेंगे, तो आप लाभ निकालेंगे, ठीक है ना। बैंक के पास दे देते हैं तो बैंक अपना दूसरे से कमा लेती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। एक और फिर से दे, हाँ, एक और पूछा जाता है कि कैश डाउन पेमेंट क्या होता है, कैश डाउन पेमेंट क्या होता है ना। कैश डाउन पेमेंट आपको देखने को मिलेगा इस सवाल में, कैश डाउन पेमेंट क्या होता है। कैश डाउन पेमेंट होता है, कैश डाउन पेमेंट नहीं होता, मान लो देखना, तो ये कैश डाउन पेमेंट नहीं होता। जैसे मान लो आपने कोई बाइक ली, मान लो बाइक लिया आपने,
1,50,000 रुपये की, 1,50,000 रुपये की आपने बाइक ली, ठीक है। बाइक लेने गए, मार्केट पहुंच गए, बाइक को पसंद कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद अब आई पैसे पैसे देने की बारी। तो क्या करता है कि जो कंपनी होती है वो डिसाइड करती है, ठीक है, कि कितना आपको पैसा जमा करना है। मान लो आपने तो बैंक कंपनी क्या बोलेगी कि 50,000 रुपये जमा कर दीजिए, 50,000 रुपये हमें आप तुरंत दे दीजिए, जितना बचता है उसका मैं क्या करा दूँगा आपको। ये कंपनी निकालती है, योजना निकालती है एक तरीके से, कि आपका काम भी बनता रहे, हमारा ही काम बनता रहे, है ना। कोई नहीं इकट्ठा कर पाता 1 लाख 1.5 लाख रुपए, क्या करेगा बैंक, वो कंपनी बोलती है कि कोई बात नहीं, आप हमको 50,000 रुपये दे दीजिए, अभी 50,000 बैंक ले लेगी, वो बैंक कंपनी ले लेगी, बाकी जितना बचा 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये का क्या करवा लेगी, 1 लाख रुपये का करवा लेगी, बाकी की बीमा करवा लेगी। एक किस्त में दे देना आप, ठीक है, इंस्टॉलमेंट दे देना आप, ठीक है ना, ये होता है। तो जो आपने कोई बाइक लेते समय आपने जितना रुपये जमा किया तुरंत, इंस्टेंट जो जमा किया इंस्टेंट आपका 50,000, ये 50,000 रुपये आपने जो आपने जमा किए तुरंत, ये कंपनी डिसाइड करती है। कंपनी डिसाइड करेगी कि मुझे कितना लेना है इसका, है ना। यानी कि 50,000 रुपये बैंक कंपनी ने ले लिया, बाकी का आप क्या कर दिया, इंस्टॉलमेंट करवा लिया। तो ये होता है, यही होता कैश डाउन पेमेंट। यानी कोई कुछ चीज़ आप ले रहे हैं, जितना रुपये देकर आप वस्तु को ले रहे हैं, तुरंत जमा करके उतना रुपये, आपने जितना रुपये आप तुरंत जमा कर रहे हैं वो कैश डाउन पेमेंट है। बाकी का आप जितना बचता है उसका आप क्या करवा लेते हैं, इंस्टॉलमेंट करवा लेते हैं, किस्त करवा लेते हैं, फिर आपको धीरे धीरे भर सकते हैं आप। वो आप डिसाइड आप कर सकते हैं कि मुझे कितने महीने बाद या कितने साल बाद किस्त देना है, वो आपको वैसा ही हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। अब चलते हैं, ठीक है। जो मैंने ये आधे घंटे पूरे लेक्चर दिया है ना, आधे घंटे, वो बहुत ज़रूरी है, वो पूरा बेस है इंस्टॉलमेंट का। तो पूरी तरीके से आप एक बार फिर से देखें इसको, ठीक है, पूरी तरीके से समझ रखें, आगे बहुत इजी सवाल बनेंगे आपको। इंस्टॉलमेंट का पूरा जो पीछे का बैकग्राउंड हो वो समझना बहुत ज़रूरी होता है, कि वर्क कैसे करता है इंस्टॉलमेंट, पूरी तरीके से किस्त कैसे काम करता है, सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से चलते हैं। देखिए, मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या है, फिर आगे सवाल करेंगे हम लोग। ब्याज की दर 10% है, ठीक है। टाइम कितने साल का, 3 साल का है ना। और ईयरली रूप से आप आपने जो किस्त करवाई है वो आप ईयरली करवाई है, ठीक है ना, ईयरली किस्त है, ईयरली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। वार्षिक आज की किस्त आप दे रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। आपने उधार ले लिया है, मान लो उधार आपने लिया है किसी बैंक से, लेते हैं, मान करवा लिया मैंने, मान लो 30,000 करवा लिया, ठीक है। 30,000 रुपये, ये 45,000 समझ लीजिए, ठीक है। 45,000 रुपये आपने 45,000 रुपये आपने बैंक से उधार ले लिए, ठीक है ना, बैंक से उधार ले लिए 10% की ब्याज की दर से 3 साल के लिए। आपने बोला कि 3 साल के लिए मुझे दे दीजिए, एक एक साल करके मैं मतलब आपका कर चुकाता रहूँगा इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। ईयरली इंस्टॉलमेंट है, वार्षिक आपको किस्त रूप से दे रहे हैं। तो समझिए कैसे क्या करते हैं। ब्याज की दर 10% है। अब मैं ये पूरी स्टोरी नहीं बताऊँगा, आप सॉल्व कितना करना है, कितने में सॉल्व से आंसर आएगा वो आपको निकालना है। देखो, ब्याज की दर 10% है, 10% मतलब 1/10, यानी कि 10, पहले साल का 10 रुपये ही कितने बन जाएंगे, 11 बन जाएंगे। दूसरे साल तो स्क्वायर करूँगा मैं, यानी कि 10 का स्क्वायर करूँगा तो कितना बन जाएगा, 100, 11 का स्क्वायर करूँगा तो 121 बन जाएगा। तीसरे साल क्या करूँगा मैं, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट है ना, तो 3 करूँगा, 2 इंस्टॉलमेंट होती तो मैं इतना ही रोक देता, ठीक है ना। अब 3 इंस्टॉलमेंट क्यों करूँगा 10 का, तो 1,000 हो जाएगा, 1,000 का मेरा 1,331 ही हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट जो होती है, हमेशा जो किस्त होती है उसको क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। इंस्टॉलमेंट को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। प्रत्येक किस्त जो होती है बराबर देनी पड़ती है ना, ऐसा थोड़ी ना कि पहली किस्त आपने 1,000 रुपये जमा की, दूसरी किस्त 20,000 रुपये जमा कर दी, ऐसा थोड़ी होता है। किस्त जो होती हैं वो समान इक्वल होती हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती हैं। इक्वल इंस्टॉलमेंट करने के लिए
आपको देखो अगर इसमें एक 11 का मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये भी 1331 हो जाएगा, ये भी 1331, इसमें 121 से करवा दूंगा, है ना। ये यहाँ भी 121 करवाना पड़ेगा, यहाँ मैंने 11 किया, यहाँ मैंने 11 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गई आपका, ये पूरे इंस्टॉलमेंट हो गई, पूरी तीनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हो गई ना। देखो ये भी 1331, ये भी 1331, ठीक है। ये भी 1331 हो गई, ये भी 1331 हो गई। यानी कि आपकी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है बराबर हो गई। ये बराबर ही तो आपको करनी होती है। ये कितना हो जाएगा 1100, 1100, ये हो जाएगा 1210, 1210, ठीक है। जो ये होता है ये वाला, ये होता है, ये आपका होता है कर्ज होता है। कितना आया था 3310, है ना। जोड़ेंगे तो ये टोटल पूरा कितना हो जाएगा 3310, 3310, 3310 रुपये का क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा कर्ज होगा जितना आपने कर्ज लिया था। ये होती है किस्त होती है टोटल, है ना। 3 किस्तें 1310, 1331, 1331, 1331 की, है ना। तीनों किस्त मैंने इक्वल कर ली हैं, चाहिए, है ना। टोटल किस्त हमारी ये है, 3 किस्तें, 3 में से 1331, 1331, 1331, तीनों की प्रत्येक किस्त हमारी 1331 हो गई है। आपने उधार लिया था बैंक से कितना, कर्ज आपने कितने लिए थे, ये होता कर्ज, कितना लिया था आपने, आपने लिया 45,000 रुपये, 45,000 रुपये का आपने कर्ज लिया है। यानी कि 3310 रुपये, 3310 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45,000, 45,000 हो जाएगी। तो एक की वैल्यू क्या होगी, इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए क्या, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए बोलो कितने गुना दिख रहा है ना आपको, कितने गुना कर दूँ, लगभग कितने गुना हो जाएगा, 0 से 0 उड़ा दूंगा मैं, कितने गुना कर दूँ अप्रोक्स, देखिए हम करता हूँ, मल्टीप्लाई करा लूँ थोड़ा सा, 4500 डिवाइड बाई 331, अप्रोक्स 13.5, अप्रोक्स 13.5 समझ लीजिए, ठीक है। 13.56 समझ लीजिए, 13.6, 13.6 कितना गुना, 13.6 गुना है। तो आपकी प्रत्येक किस्त अगर सवाल पूछता है, प्रत्येक किस्त कितना है, कोई भी ले सकते हैं 1331 की, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 1300, इतने गुना हो जाएगा, ठीक, इतने गुना हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, यानी कि 18,110, 18,101.6, 18,101.6, यानी कि प्रत्येक किस्त आपकी कितनी 18,101.6 रुपये की होगी, है ना। यानी कि प्रत्येक किस्त हर साल आपको 18,106 रुपये ही देना पड़ेगा बैंक को, है ना। एक किस्त है, इतनी किस्त, ये आपने एक किस्त की वैल्यू है। आपने अगर आपको पूछता है कि आपने पूरा रुपये कितना दिया है, तो एक किस्त की वैल्यू, आपने 3 किस्त ली है, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 का 18, 8 आ जाएगा, 3 कम 3, 1 4, पॉइंट यहाँ लगा दूंगा मैं, 3 कम 3, 6 का 18, 8 का 24, तो बचेगा, और 3 कम 3 तो 5, यानी कि कितना देना पड़ेगा 54,034, जरा गलत होगा क्या, गलत हो गया, एक सेकेंड, 18, 3 कम 3 4, 0, 3 कम 3 24, 3 5, यानी 54,304, 54,304.8 रुपये आपको, यानी कि पूरे किस्त में कितना रुपये खर्च हो जाएगा। एक किस्त 18,101.6 की है, तो तीनों किस्त जमा करेंगे जब आप टोटल, यानी कि 54,304.8 रुपये देते ही पूरा रुपये आपका कर्ज निपट जाएगा, ठीक है ना। ये आपको पूरा ड्यू, इसको बोलते हैं ड्यू डेप्थ, आपको देना पड़ेगा, इतना रुपये आपको देना पड़ेगा बकाया, ठीक है। इतना रुपये आपको देना पड़ेगा। यानी एक किस्त कितनी की है, एक किस्त पूछता है तो 18,110 की, 3 किस्त पूछ लेगा तो 3 का मल्टीप्लाई करा लेंगे, 2 किस्त होंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। यहाँ से ये सवाल बनता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, क्लियर। तो आज यहीं रखते हैं, कल और क्लास में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। आज ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया पूरा तरीके से, तो कल क्या करेंगे, कल यहाँ से सवाल उठाएंगे, ठीक है। पूरे सवाल एक एक करके पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल करेंगे, 8-10 सवाल, 15 सवाल, 15 सवाल का आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद सिंपल वाला कर लेंगे,
ठीक है दोस्तों, आज ये सेशन ही ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें और रिवीजन ज़रूर करते रहें, कॉन्सेप्ट जो है उनका रिवीजन करते रहें। और ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर कोई भी कुछ भी डाउट आपके पास रहता है तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट है, बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे। ये पूरा जो मैंने समझाया पूरी, ये आपके पूरे बैंक, ये पूरे पीछे क्या होता है, ये पूरा लॉजिक होता है इंस्टॉलमेंट के पीछे। हमने पूरी लॉजिक पूरे बेहतरीन तरीके से समझाया है, एक एक शब्दों को पकड़ के, ठीक है ना। अगर फिर भी आपके पास किसी के पास डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आपका कमेंट, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा कंटेंट तरीके अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों।